नमस्कार दोस्तों, मैं BR चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन हिस्ट्री, गवर्नमेंट PG कॉलेज सूरतगढ़। हम पढ़ रहे थे राजस्थान का इतिहास और आज पढ़ेंगे राजस्थान के इतिहास में जनजाति आंदोलन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रीट, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, PSI, RS और इवन कॉलेज लेक्चर तक यहाँ इस टॉपिक से सवाल पूछे जाते हैं। तो आइए आज देखते हैं राजस्थान के जनजातीय आंदोलन। तो राजस्थान में जनजातीय आंदोलन को बेहतरीन ढंग से समझने के लिए हमने इसको दो भागों में बांट लिया। सबसे पहले राजस्थान में जनजातीय आंदोलन की पृष्ठभूमि, उसके बाद में राजस्थान के प्रमुख विद्रोह, जो जनजातियों ने जो विद्रोह किए थे उनके प्रमुख विद्रोह। तो वन बाय वन करके इनको डिस्कस कर लेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं जनजातीय जो विद्रोह हुए थे, जनजातीय जो आंदोलन हुए थे, उनकी पृष्ठभूमि क्या थी। तो देखिए मामला क्या था। ईस्ट इंडिया कंपनी, देखिए ना, तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो यूरोप की कंपनी थी वो भारत आई। तो पूरे हिंदुस्तान को उन्होंने 4 श्रेणी में बांट रखा था। A श्रेणी के स्टेट, B श्रेणी के, C श्रेणी के और D श्रेणी के। तो B श्रेणी के वो स्टेट थे जिनको हम लोग देसी रियासत कहते हैं। तो राजस्थान में ज़्यादातर रियासतें थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन सभी स्टेट्स के साथ अलग अलग टाइप की संधियां की। तो इन्हीं संधियों के क्रम की यदि हम बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजस्थान की विभिन्न रियासतों के साथ जो संधियां की, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट संधि है ईस्ट इंडिया कंपनी की EIC, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी की अधीनस्थ सहयोग संधि या आश्रित पार्थक्य की संधि। ये संधि है एस्टिगस की और ये संधि की गई थी राजस्थान में रियासतों के साथ, जिनकी शुरुआत होती है 1817 में। 1818 से होते हुए 1823 तक लगभग क्या पूरा राजस्थान की जितनी भी रियासतें, पूरे राजस्थान ने अंग्रेजों से संधियां कर ली थी। इनकी शुरुआत मानी जाती है 1817 में। सबसे पहले इस संधि को स्वीकार किया था करौली के शासक हरबख्शपाल। तो राजस्थान में सर्वप्रथम हेस्टिंग्स की अधीनस्थ सहयोग संधि स्वीकार करने वाला है करौली का हरबख्शपाल सिंह। अगले साल 1818 में लगभग सभी रियासतों ने इस संधि को स्वीकार कर लिया और सबसे अंत में 1823 में सिरोही के राजा शिव सिंह ने सबसे अंत में इस संधि को स्वीकार किया। तो कुल मिला के बात ये हो गई कि लगभग 1818 तक आते आते लगभग सभी रियासतों ने अंग्रेजों से संधि कर ली थी। और ये संधि क्यों की थी उसका कारण हम पढ़ेंगे 1857 की क्रांति जब राजस्थान के संदर्भ में पढ़ेंगे। बहुत सिंपल है, पढ़ लेंगे, अभी केवल इतना ही देखेंगे। तो कुल मिला के ये बात है कि 1818 में लगभग सभी रियासतों ने संधि कर ली थी। 1823 में आते आते पूरे राजस्थान की रियासतों ने अंग्रेजों से संधि कर ली थी। कौन सी? आश्रित पार्थक्य या अधीनस्थ सहयोग संधि थी। किसकी? हेस्टिंग्स की थी। तो जैसे उन्होंने राजस्थान में इस संधि के तहत राजस्थान को कंट्रोल किया तो उन्होंने 23 को उल्टा करो, देखो 2 3 तो 23 2 3 उल्टा करो 3 2। तो 1832 में उन्होंने राजस्थान में अंग्रेजों ने राजपुताना प्रेसिडेंसी की स्थापना की, जिसका हेडक्वार्टर बनाया अजमेर। अजमेर राजस्थान का हर दिया तो सेंटर में बनाएंगे। तो अजमेर में राजपुताना प्रेसिडेंसी का हेडक्वार्टर बना लिया गया। राजपुताना प्रेसिडेंसी स्थापित कर ली ईस्ट इंडिया कंपनी ने। और इस प्रेसिडेंसी का जो मेन जो हेड था उसको बोलते थे AGG, है ना। वो फर्स्ट AGG राजस्थान का बना लोकेट। अब AGG वाला मामला क्या था इसको थोड़ा समझ लो। ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में शासन कर रहे, इंडिया में सबसे बड़ा अंग्रेजों का अधिकारी था GG, गवर्नर जनरल। और पूरे हिंदुस्तान का मेन अंग्रेज अधिकारी गवर्नर जनरल, उसके अंडर में उसके एजेंट। तो राजस्थान में हो गया AGG। तो ये AGG अजमेर में बैठता था। सिंपल सी बात है, अंग्रेज अजमेर में उन्होंने अपनी राजपुताना प्रेसिडेंसी की स्थापना की। तो क्योंकि अजमेर और मेरवाड़ा इस इलाके में मेर जाति के लोग थे, तो मेर जो जनजाति के लोग उन्होंने क्या कर दिया, अंग्रेजों और इनका आपस में क्या हुआ, विवाद हो गया। क्योंकि अंग्रेज इनको कंट्रोल करना चाहते थे और उस चक्कर में इनके आपस में विवाद हो गया। उन्होंने विद्रोह कर दिया, इन्होंने आंदोलन कर दिया। तो इस तरीके से मामला था। तो सबसे पहले मेरों ने विद्रोह किया। देखो 2-3 बातें और देख लो। राजस्थान का मेन अधिकारी GG मैंने बता दिया, गवर्नर जनरल। और भारत के ही प्रांतों में बटा था, प्रांत में GG का एजेंट, मतलब एजेंट टू द गवर्नर जनरल AGG। जैसे राजस्थान में फर्स्ट कौन था, लोकेट। इसी तरीके से प्रांत बंटे हुए थे अलग अलग रियासतों में, जैसे बीकानेर रियासत हो गई, मारवाड़, मेवाड़, कोटा, जयपुर। इनमें होता था पॉलिटिकल एजेंट जो AGG के अंडर में बैठता था। तो इस तरीके से इनकी संरचना थी। तो आइए अब हम देखते हैं कि पृष्ठभूमि हमने देखा कि अंग्रेजों ने जैसे राजस्थान में कंट्रोल किया, तो राजस्थान में जनजातियां थी। जैसे अजमेर मेरवाड़ा में मेर जनजाति थे, उदयपुर संभाग में भील, जयपुर में जैसे मीणा लोग थे। तो अंग्रेजों ने
इनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना स्टार्ट किया, इनको कंट्रोल करने का प्रयास किया, तो इन जनजातीय लोगों ने आंदोलन खड़ा कर दिया। तो इसी क्रम में कई आंदोलन में थे। तो दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे प्रमुख विद्रोह। तो 3 टाइप के विद्रोह पढ़ेंगे, मेरों का विद्रोह, मेर विद्रोह, भील विद्रोह और मीणा विद्रोह। तो इनको भी एक एक करके पढ़ लेंगे। तो प्रमुख विद्रोह में सबसे पहले मेर विद्रोह की बात करेंगे। देखिए अंग्रेज सबसे पहले, क्योंकि राजपूताना प्रेसिडेंसी का हेडक्वार्टर कहाँ था, अजमेर, तो अजमेर और मेरवाड़ा में मेर जो लोग रहते थे, सबसे पहले अंग्रेज जब उन्होंने बनाया अपना हेडक्वार्टर तो अपने आसपास के लोगों से इनका विवाद होगा, तो सबसे पहले मेरों से इनका संघर्ष हुआ। तो मेरों ने विद्रोह किया। ये विद्रोह शुरू हुआ 1818 और 1821 तक चला। बेसिकली देखो मामला क्या था, 1818 में उन्होंने लगभग अंग्रेजों ने राजस्थान में संधियां कर रहे थे, 1818 में स्टार्ट हुआ, 21 तक चलता रहा, 22 में फिर बटालियन बढ़ा दी, तो फिर ये धीरे धीरे खत्म हो गया। तो इनका क्षेत्र कौन सा था, मेरों का अजमेर मेरवाड़ा, यही वाला बेल्ट था। कारण क्या था, मेरों ने विद्रोह क्यों किया, अंग्रेजों द्वारा मेरों को पूर्ण नियंत्रण में लाने का प्रयास, मतलब बात वही है, अंग्रेज इनको कंट्रोल करना चाहते थे, तो ये स्वतंत्र प्रिय जाते थे, तो उन्होंने क्या किया, विद्रोह कर दिया। ये प्रमुख कारण है। तो इनको कंट्रोल करने के लिए क्या किया, 1822 में उन्होंने मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना की, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ बनाया, ब्यावर। ब्यावर कहाँ है, अजमेर। तो बस 1822 में ब्यावर, देखो 2 आ रहा है, दो मतलब ए बी, ब्यावर। तो ब्यावर में उनको कंट्रोल करने के लिए मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना कर ली, जिसका जो सेंटर था ब्यावर। सिंपल। तो ये था मेर विद्रोह। अब बात करेंगे भील विद्रोह के। तो देखो भील कहाँ रह रहे हैं, भील उदयपुर संभाग में। यहाँ जो लोग हैं, यहाँ भील लोग ज़्यादा है ना, दक्षिणी राजस्थान में उदयपुर संभाग में, तो भील लोग यहाँ ज़्यादा है, तो वहाँ ये विद्रोह करेंगे। तो भीलों में 3 विद्रोह पड़ेंगे मुख्यतः, भगत भील आंदोलन, भौमट भील आंदोलन या एक ही आंदोलन या मातृकुंडी आंदोलन, तीसरा हो जाएगा रास्तापाल कांड। तो इनको भी एक एक करके पढ़ लेंगे। सबसे पहले बात करेंगे भगत भील आंदोलन। देखिए भगत भील आंदोलन के प्रणेता है गोविंदगिरी, है ना। गोविंदगिरी का जन्म 1858 के डूंगरपुर के बासिया गांव में एक बंजारा परिवार में हुआ, है ना, और 1931 में कंबोई गुजरात में इनकी क्या होगी, मृत्यु होगी। तो गोविंदगिरी है जो भगत भील आंदोलन के प्रणेता है। 1858 डूंगरपुर के बादशाह गांव में जन्म और 1931 गुजरात के कंबोई नामक जगह पर इनकी मृत्यु हुई। ये भगत भील आंदोलन के नेता है ना। इसके बाद हम बात करें इस अंचल में क्या हुआ था। देखिए गुजरात में मोरवी टंकारा नामक जगह पर दयानंद सरस्वती का जन्म हुआ। आप जानते हो दयानंद सरस्वती का संबंध गुजरात से, इनका राजस्थान में आना जाना रहता था, मेवाड़ रियासत में, तो डूंगरपुर के आसपास ही है। तो कहानी उस समय की है जब दयानंद सरस्वती यहाँ से उदयपुर आए थे, कब, 1881-82। तो जब 1881-82 में दयानंद सरस्वती उदयपुर आए, तब गोविंदगिरी से मिले थे। इन्हीं की प्रेरणा से उन्होंने भीलों में एक सामाजिक सुधार आंदोलन शुरू किया था। उन्हीं की प्रेरणा से सामाजिक सुधार आंदोलन शुरू किया। उसी के तहत अगले साल 82 के बाद आ गया 83 में उन्होंने सिरोही में संप सभा की स्थापना की। ये देखिए सिरोही में 1883 में उन्होंने संप सभा की स्थापना की। संप सभा के 10 नियम थे। उस सभा के सदस्यता ग्रहण करने वाले लोगों को 10 नियमों का पालन करना था। तो 1883 सिरोही में संप सभा की स्थापना की, जिसके 10 नियम थे। अब 1903 से ये लगातार मानगढ़ जो पहाड़ी है, बांसवाड़ा, देखिए ये जो आपकी मानगढ़ पहाड़ी है, ये देखिए मानगढ़ पहाड़ी, वहाँ ये 1903 से लगातार वार्षिक सम्मेलन किया करते थे। तो 1903 में इनका प्रथम अधिवेशन हुआ संप सभा का मानगढ़ पहाड़ी। मानगढ़ पहाड़ी कहाँ है, बांसवाड़ा में। हर साल होता था 10 साल बाद। तो 3 में 10 जोड़ो 1913। तो 1913 में 17 नवंबर 1913 मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन ये भी लोग इसी मानगढ़ पहाड़ी बांसवाड़ा में क्या हो रहे थे, इकट्ठे हो रहे थे। तो रियासत के सैनिक मतलब एमबीसी, मेवाड़ भील कोर, इसका भी थोड़ा देख लेंगे। मेवाड़ भील कोर के सैनिक जिनके मेजर कौन है, मेजर सटन एक अधिकारी है, या मेवाड़ भील कोर सैनिकों का दस्ता लेकर मेजर सटन के नेतृत्व में गोलाबारी कर दी गई। 1500 भील मारे गए। इसे राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा गया। सवाल पूछा जाता है राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो याद रखिए मानगढ़ पहाड़ी बांसवाड़ा, कब, 17 नवंबर 1913। गोलीबारी करने वाला कौन था, सटन। बटालियन का क्या नाम था, एमबीसी, मेवाड़ भील कोर, है ना। राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा गया। 1500 भील मारे गए। गोविंदगिरी और पुंजा धीर दोनों को क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में पुंजा धीर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। गोविंदगिरी को पहले मृत्युदंड और उसके बाद आजीवन कारावास में कन्वर्ट कर दिया गया। बाकी समय गोविंदगिरी को बाद में कुछ समय बाद रिहा कर दिया गया। बाकी समय गोविंदगिरी ने रिहा होने के बाद गुजरात के कंबोई नामक जगह पर बिताया। और याद रखिए 13 का उल्टा कर दो 31 में वहीं कंबोई में क्या हो गई, गुजरात में इनकी मृत्यु हो गई।
ध्यान से रखना, ये भीलों का सामाजिक सुधार आंदोलन है। तो ये था आप लोगों का भगत भील आंदोलन। इससे जुड़ी 2-3 बातें और है, क्योंकि एमबीसी वर्ड यूज में आया है, तो याद रखिए उदयपुर में एमबीसी का गठन किया गया था मेवाड़ भील कोर। 1837-41 के बीच सरदार सिंह जो मेवाड़ के राजा होते हैं, जिन्होंने एमबीसी का गठन किया गया था, और इसका जो मुख्यालय था वो खेरवाड़ा, और खेरवाड़ा का है उदयपुर। वही खेरवाड़ा जो एस्बेस्टॉस खनिज के लिए जाना जाता है उदयपुर में। तो ये था आपका भगत भील आंदोलन। सिंपल गोविंदगिरी है ना, 1858 में जन्म हो गया, 81-82 में दयानंद सरस्वती, उन्हीं के प्रेरणा से 83 में संत सभा, 1903 से लगातार मानगढ़ पड़ी 62 वर्ष सम्मेलन हो रहा था, 13 में सम्मेलन हुआ, गोलाबारी 1500 भील मारे गए, गोविंदगिरी पूंजाधीर को गिरफ्तार किया गया, गोविंदगिरी को बाद में रिहा कर दिया गया, गुजरात में कंबोई नामक जगह पर अंतिम समय बिताया, और 31 में जाकर इनकी मृत्यु हो गई। भीलों का सामाजिक सुधार आंदोलन था। मानगढ़ जो हत्याकांड हुआ राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। सिंपल ये भगत भील आंदोलन। अब आगे बात करेंगे दूसरा भीलों का जो आंदोलन है, इसे भौमट भील आंदोलन, एक ही आंदोलन भी बोलते हैं, मातृकुंडली आंदोलन भी बोलते हैं। इसकी तुलना करके पढ़ेंगे। जैसे इनके प्रणेता गोविंदगिरी है, तो इनके प्रणेता हो जाएंगे मोतीलाल तेजावत। मोतीलाल तेजावत का जन्म 1886 में उदयपुर के कोलियारी गांव के जैन परिवार में हुआ था। ध्यान से सुनना, जैन परिवार में हुआ था 1886 उदयपुर में, और मृत्यु 1963 में कहाँ हुई? उदयपुर में हुई। देखिए ये जो भगत भील आंदोलन है वो भीलों का सामाजिक सुधार आंदोलन है, जबकि भौमट भील आंदोलन भीलों का राजनीतिक सुधार आंदोलन है। ये अंतर है। अब मोतीलाल तेजावत इनके प्रणेता, इनके उपनाम देखेंगे, इन्हें कहते हैं आदिवासियों के बावजी या आदिवासियों के मसीहा। सिंपल। अब बात करेंगे भौमट भील आंदोलन या एक ही आंदोलन या मातृकुंडी आंदोलन। तो एक की देखो, एक की है तो एक ही मतलब एक 1921 से स्टार्ट होगा। शुरू कब हुआ? 1921 से स्टार्ट हुआ। चित्तौड़गढ़ जिले के रासमी तहसील के मातृकुंडिया नामक जगह से शुरू हुआ, इसलिए इसे मातृकुंडी आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा 2011 में पूछा गया सवाल है, मेवाड़ का हरिद्वार किसे कहते हैं? तो याद रखिए मातृकुंडिया को ही कहते हैं। तो इस मातृकुंडिया को मेवाड़ का हरिद्वार कहते हैं। यहाँ से स्टार्ट हुआ। स्टार्ट होने के बाद ये आंदोलन फैला झाड़ोल फुलासिया, उदयपुर में ही है, झाड़ोल फुलासिया में फैला। अगले ही साल 1922 में नीमड़ा गांव में सम्मेलन हो रहा था। तो 7 मार्च 1922 में नीमड़ा गांव में जब इकट्ठा हो रहे थे, तो फिर वही एमबीसी के सैनिक आगे इस बार जो गोलाबारी का आदेश देने वाला कौन है? मटन। पिछली बार कौन था पिछली बार? याद रखिए सटन। इधर कौन है? मटन। तो इस बार मटन ने क्या दिया? आदेश दिया। उसमें 1500 भील मारे गए, इसमें 1200 भील मारे गए। उसे राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। इसे राजस्थान का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। मोतीलाल तेजावत को गिरफ्तार किया गया है ना, और उदयपुर की सेंट्रल जेल में रखा गया। और इस जो आंदोलन के दौरान जो नारा था वो था हाकिम और हुक्म नहीं, है ना, हाकिम और हुक्म नहीं। इसके अलावा मोतीलाल तेजावत ने 21 सूत्रीय मांग पत्र भीलों का मेवाड़ महाराणा के सामने प्रस्तुत किया। इसे कहते हैं मेवाड़ की पुकार। कॉलेज लेक्चर भर्ती परीक्षा 2018 में पूछा गया सवाल है ये वाला, मेवाड़ की पुकार क्या था? मोतीलाल तेजावत का 21 सूत्रीय मांग पत्र। तो तुलनात्मक रूप से हमने अध्ययन किया, दोनों को आपने देखा, अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब बात करेंगे भीलों से जुड़ी हुई तीसरी घटना है रास्तापाल कांड। ये याद रखिए, डूंगरपुर जिले में रास्तापाल नाम का कोई गांव है ना, डूंगरपुर जिले में, वहाँ आरएसएस राजस्थान सेवा संघ द्वारा संचालित एक स्कूल है। तो रास्तापाल कांड याद रखिए, ये मैं लिख देता हूँ, ये जगह कौन सी है? डूंगरपुर। तो डूंगरपुर जिले में रास्तापाल नाम का एक गांव है। उस गांव में आरएसएस राजस्थान सेवा संघ द्वारा संचालित एक स्कूल बंद ना करने के कारण रियासत के सैनिक गए सेंगाबाई खाट को, कहा कि स्कूल बंद करो, चाबियां दो। सेंगाबाई खाट ने मना कर दिया। तो सेंगाबाई खाट को बचाने के लिए एक सहयोगी अध्यापक नानाबाई खाट और एक 13 वर्षीय भील बालिका कालीबाई दोनों शहीद हो गए। तो कौन शहीद हुए इस हत्याकांड में? नानाबाई खाट और कालीबाई। किसको बचाने के लिए? सेंगाबाई को बचाने के लिए। ये घटना कब की है? ये घटना बार बार पूछते हैं। 1947। तो रास्तापाल कांड कब हुआ? 1947। डूंगरपुर के रास्तापाल गांव में स्कूल बंद न करने के कारण सेंगाबाई को घसीटा, उसको बचाने के लिए नानाबाई खाट और कालीबाई दोनों ने उनको प्राणों को बचाने के लिए प्रयास किया। ये दोनों शहीद हो गए। नानाबाई खाट और कालीबाई दोनों की प्रतिमा गैव सागर झील जो डूंगरपुर में उस झील के किनारे है ना लगी हुई है। तो ये था रास्तापाल कांड। तो भीलों में हमने 3 पढ़ा, भगत भील आंदोलन, भौमट और रास्तापाल। रास्तापाल कहाँ हो जाएगा? डूंगरपुर।
एक भोमट वाला याद रखना, ये एरिया मैं बता देता हूँ। भोमट क्षेत्र आपने सुना होगा, उदयपुर है ना, डूंगरपुर और सिरोही, उदयपुर डूंगरपुर सिरोही के अंदर फैला था, है ना, ये थोड़ा सा याद रखना। तो भीलों में 3 पड़ा, भगत भील, एक ही और रास्तापाल का। अब बात करेंगे मीणाओं का विद्रोह। तो देखिए मामला क्या था, मीणा लोग देखिए इधर देखो जयपुर के अंदर है, मीणाओं का शासन था पहले, लेकिन बाद में MP नरवर से कौन आए, कछवा, तो आमेर से इनको भगा दिया, तो फिर मीणाओं को बेदखल कर दिया। हुआ क्या था, जैसे अंग्रेज हमारे राजस्थान में आए, उन्होंने इनको सुधारने का प्रयास किया। तो टाइमलाइन है, 2-4 सवाल है, यहीं से भी कॉलेज लेक्चर भर्ती परीक्षा में से एक सवाल पूछा गया था, अभी जस्ट बात कर लेंगे। तो मीणाओं का मामला क्या था, क्या मसला था। तो हुआ क्या था कि 1924 में जयपुर रियासत में एक एक्ट आया था, CTA, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, हिंदी में बोलेंगे जरायम पेशा कानून। क्या था, उस इलाके में चोरी को रोकने के लिए ये एक्ट लाया गया 1924 में, CTA, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। क्या था, स्त्री पुरुष बच्चों सभी को नजदीकी PS पुलिस स्टेशन में हाजिरी देनी होती थी। तो CTA 1924 में आया, उसके अकॉर्डिंग सभी को नजदीक पुलिस स्टेशन जो भी था हाजिरी देनी थी। मीणा लोगों ने विरोध किया। विरोध के अंदर उन्होंने क्या किया, 33 में मीणा क्षेत्रीय महासभा की स्थापना की। सबसे पहले महासभा बनती है, सब लोग इकट्ठे होते हैं तो महासभा बनती है, बहुत बड़ी सभा। तो 33 में मीणा क्षेत्रीय महासभा का गठन किया गया। 11 साल बाद 33 में 11 जोड़ो 44 में सीकर के नीम का थाना में मुनि मगन सागर की अध्यक्षता में जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति का गठन किया गया। तो देखो 33 में तो महासभा बनी, पहले महासभा बनेगी, फिर 44 में क्या बनेगी, समिति बनेगी। पहले महासभा, बड़ा संगठन, फिर मेन आदमी को छांटेंगे, मतलब छोटा कमेटी बनाएंगे, समिति। तो हमेशा समिति बाद में बनती है, तो याद रखिए, जैसे संविधान सभा पहले बनी, संविधान सभा की समितियां बाद में बनी, इसी तरीके से 33 में पहले मीणा महासभा बनेगी, फिर सुधार समिति बनेगी 44 में। फिर लगातार विरोध करते गए कि ये कानून रद्द करो। 1946 में जाकर कुछ छूट मिली इस कानून में, बच्चों, छोटे बच्चों और महिलाओं को हाजिरी देने में से मुक्त कर दिया 1946 में। फिर आंदोलन चलता रहा, भारत आज़ाद हो गया। 1947 में भारत आज़ाद हुआ, उसके 5 साल बाद 1952 में जाकर CTA कम्प्लीटली क्या हुआ, रद्द हुआ। कुल मिला के मीणाओं में इतना याद रखना है, जयपुर रियासत में थे, 24 में आया CTA, मीणाओं ने विरोध किया। 33 में बनी महासभा, विरोध चलता रहा। 44 में बनी समिति, विरोध चलता रहा। 46 में कुछ हद तक छूट दे दी गई, लास्ट में 52 में जाकर CTA क्या हो गया, रद्द हो गया। ये था राजस्थान में जनजातीय आंदोलन। तो राजस्थान में जनजातीय आंदोलन से जुड़े हुए सवाल कोई भी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके आएंगे तो गलत नहीं होंगे। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।